सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। पूरे भारत में लगभग 23 लाख लोग संगरोध में हैं, शासन का अनुमान है। लगभग 23 लाख लोग जो देश के भीतर चले गए हैं या कोविड-19 महामारी के कारण चल रहे देशव्यापी बंद के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से पहुंचे हैं, वर्तमान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा व्यवस्थित संगरोध सुविधाओं में हैं। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकांश प्रशासन ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कम से कम 7 दिनों की संगरोध अनिवार्य कर दिया है। उनमें से कुछ ने अपनी प्रशासनिक सीमा तक पहुंचने वालों के लिए घर संगरोध का विकल्प चुना है। एक आधिकारिक अनुमान के अनुसार 26 मई को कुल 22.81 लाख लोग विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा व्यवस्थित संगरोध सुविधाओं में 12 दिन पहले 14 मई से लगभग दोगुना जब लोगों को संगरोध में रखा गया 11.95 लाख। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि पीटीआई महाराष्ट्र में संगरोध सुविधाओं में सबसे अधिक लोग हैं, 6.02 लाख गुजरात के बाद, जिसने कुल 4.42 लाख लोगों को संगरोध केंद्रों में रखा है। कुल मिलाकर 2.9 लाख लोग महाराष्ट्र में संगरोध में और गुजरात में 14 मई तक 2 लाख थे। सोशल मीडिया पर मोदी को अपमानित करने के लिए बांग्लादेशी गायक के खिलाफ शिकायत। त्रिपुरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करने के लिए कोलकाता में म्यूजिक रियलिटी शो सारेगामापा में प्रसिद्ध अर्जित करने वाले बांग्लादेशी गायक मैनुल अहसन नोबेल के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। यह शिकायत एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई थी। दक्षिण त्रिपुरा जिले के बेलूनिया शहर, जो गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय का छात्र है। शिकायत 25 मई को दर्ज की गई थी, जिसे सुमन पॉल कहा जाता है। नोबेल अभी तक बांग्लादेश में एक लोकप्रिय गायक नहीं है और हमेशा उस देश के दर्शकों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। उन्होंने कोलकाता में सारेगामापा नामक टीवी संगीत रियलिटी शो में भाग लिया, पैसा कमाया, प्रसिद्धि प्राप्त की और बांग्लादेश लौट आए। व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री का अपमान करता है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैंने एफआईआर दर्ज की, पॉल ने बताया। शिकायत उसी दिन दर्ज की गई थी जब यह भारतीय दंड संहिता की धारा 500 मानहानि की सज़ा, 504 जानबूझकर अपमान, 505 सार्वजनिक शरारत और आईटी अधिनियम के तहत बेलोनिया पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। मायावती का कहना है कि केंद्र राज्य सरकारों को प्रवासियों की कोई चिंता नहीं है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने गुरुवार को कहा कि प्रवासी कामगारों की दुर्दशा और उनके घरों में लौटने की कोशिशों की रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चिंता की कमी को दर्शाती है। अदालतों ने प्रवासियों की दुर्दशा का संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। जिस तरह से प्रवासी मजदूरों के घर लौटने पर मजबूर करने और उनकी मौत के दुखद सच को जिस तरह से देश और दुनिया के सामने मीडिया के माध्यम से आने के लिए मजबूर किया गया है, उससे केंद्र और राज्य सरकारों को कोई चिंता नहीं है। उन्हें यह बहुत दुखद है, उन्होंने कहा। सोमवार से श्रमण ट्रेनों में 9 प्रवासियों को मृत पाया गया है। लॉकडाउन में 65वें दिन आज इस खबर से कुछ राहत मिलती है कि माननीय अदालतों ने केंद्र और राज्य पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस के परीक्षण और उपचार के कारण सरकारी अस्पतालों में खराबी के बारे में सरकारी निजी अस्पतालों की उपेक्षा, प्रवासी मजदूरों की मौत और मौतें। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने राजभवन के खर्चों को कम करने के लिए कदमों की घोषणा की। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गुरुवार को राजभवन के खर्च को कम करने के लिए कई कठोर कदमों की घोषणा की, ताकि कोविड-19 राहत उपायों के लिए और अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें। कुछ उपायों में राजभवन के लिए कार खरीदना और गुलदस्ते की पेशकश नहीं करना शामिल है। चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यपाल के आधिकारिक निवास पर वीआईपी आगंतुकों को स्वागत करते हुए एक आधिकारिक बयान में कहा गया। इन उपायों से अनुमान लगाया जाता है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान राजभवन के बजट में 10% से 15% की बचत होगी। राज्यपाल ने किसी भी नए पूंजीगत कार्य को शुरू नहीं करने और चालू वित्त वर्ष के दौरान राजभवन में कोई भी नया प्रमुख निर्माण या मरम्मत कार्य नहीं करने का निर्देश दिया है। प्रगति पर चल रहे कार्यों को जारी रखा जाएगा और पूरा किया जाएगा। यह भी कहा कि 15 अगस्त 2020 को पुणे के राजभवन में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के स्वागत समारोह को रद्द करने का निर्देश दिया। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा कोविड-19 लक्षणों के बाद अस्पताल में भर्ती हुए। कोविड-19 के लक्षण दिखाने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
सूत्रों ने कहा कि वह गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। गुरुवार को अस्पताल के सूत्रों ने कहा कि भाजपा नेता ने कोविड-19 के लक्षण दिखाए हैं। एक सूत्र ने कहा, यात्रा समाचार चैनलों पर सबसे अधिक दिखाई देने वाले भाजपा चेहरों में से एक है। यह सोशल मीडिया पर भी बहुत सक्रिय है और गुरुवार को भी उन्होंने कई ट्वीट किए हैं। चेन्नई वापसी ने अरुणाचल में कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि अरुणाचल प्रदेश में 19 साल के छात्र के बाद अपने तीसरे कोविड-19 मामले की सूचना दी गई, जो हाल ही में चेन्नई से राज्य लौट आया था। 24 मई और संस्थागत संगरोध के तहत रखा गया था। उन्होंने कहा, व्यक्ति स्पर्शोन्मुख है और एक संगरोध सुविधा में कोविड-19 देखभाल केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। उनकी टेस्ट रिपोर्ट बुधवार रात को आई। स्वास्थ्य सचिव पी पार्थिबन ने कहा, वास्तव में रविवार को एक 30 वर्षीय दिल्ली वापसी बीमारी का पता चला था। अरुणाचल को कोविड-19 मुक्त घोषित करने के लगभग 1 महीने बाद पूर्वोत्तर राज्य का पहला मरीज 31 वर्षीय लोहित जिले के एक व्यक्ति को 17 अप्रैल को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। पंजाब ने केंद्र से 51,102 करोड़ रुपए का राजकोषीय प्रोत्साहन मांगा। बढ़ते आर्थिक संकट के बीच पंजाब सरकार ने कोविड-19 महामारी और लंबे समय तक लॉकडाउन द्वारा उत्पन्न वित्तीय संकट पर राज्य के ज्वार की मदद करने के लिए केंद्र से 51,102 करोड़ रुपए की राजकोषीय प्रोत्साहन की मांग की है। इस आशय के मसौदे को बुधवार को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में मंत्रिपरिषद ने एक आधिकारिक बयान में कहा, कोविड-19 परिदृश्य में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में देखते हुए राज्य में जनता के सुधार के लिए 6,603 करोड़ रुपए मांगने का प्रस्ताव है। दीर्घकालीन दृष्टिकोण से स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा, इसमें राज्य में 650 करोड़ रुपए की लागत से उन्नत कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने की मंजूरी भी शामिल है, जिसके लिए पंजाब सरकार ने पहले ही आवश्यक भूमि निःशुल्क दे दी है। इसमें कोविड-19 शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में संसर्ग, गांव में तरल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मसौदा ज्ञापन में 5,068 करोड़ रुपए की सहायता मांगी गई है। बयान में कहा गया है, ज्ञापन से कृषि और कृषि क्षेत्र के लिए 12,560 करोड़ रुपए की राशि मुख्य रूप से फार्मगेट के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए आवश्यक सहायता के रूप में पहचाने गए 1,161 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि के साथ आय का समर्थन ब्याज सबवेंशन प्रदान करना। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने टिड्डियों के हमले के लिए आपदा राहत दल का गठन किया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में टिड्डियों के हमले से निपटने के लिए उपनिदेशक कृषि निदेशालय की अध्यक्षता में एक आपदा राहत दल का गठन किया है। यह टीम विभिन्न जिलों का सर्वेक्षण करेगी जहां टिड्डी की उपस्थिति पाई गई है और उसी के लिए उपचारात्मक उपाय करे। राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर विभिन्न जिलों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मुख्य विकास की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन भी किया जा रहा है। अधिकारी जिला कृषि अधिकारी और उप कृषि निदेशक समिति के सदस्य होंगे। श्रीपाल कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने बुधवार को अपने पत्र में सभी जिला मजिस्ट्रेटों, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को आंदोलन के लिए हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। टिड्डिया कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर नवीन कुमार सिंह ने कहा कि टिड्डों की चाल हवा की दिशा से तय होती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में हरी भरी फसलें उगाने के बाद बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी से उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया गया है। टिड्डी आंदोलन आमतौर पर देर शाम को होता है और वे अगले दिन बाहर निकलने से पहले रात में फसलों को खा जाते हैं, उन्होंने कहा। कोविड-19 मिजोरम कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 16 जून को फिर से शुरू होंगी। एक अधिकारी ने कहा कि मिजोरम सरकार ने 16 जून से कोविड-19 महामारी के कारण निलंबित किए गए कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। कला, विज्ञान और वाणिज्य धाराओं में शेष विषयों के लिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र HSSLC मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन MBSE द्वारा बुधवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार 16 से 18 जून के बीच आयोजित किया जाना चाहिए। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण मार्च में परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। अधिकारी ने कहा, छात्रों के अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, समाजशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान और गृह विज्ञान में अपनी बोर्ड परीक्षाओं को पूरा नहीं कर सके। उन्होंने कहा, MBSE ने पहले 22 अप्रैल से बोर्ड परीक्षाओं को फिर से शुरू करने की घोषणा की, जिससे छात्रों की विभिन्न असुविधाओं के बीच कड़ा विरोध शुरू हो गया।
राष्ट्रव्यापी तालाबंदी अधिकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन के कारण परीक्षाएं आयोजित करने की अपील के बाद इसे स्थगित कर दिया गया। रेलवे के माध्यम से कोविड का प्रसार केंद्र पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। महाराष्ट्र में कोविड संक्रमण की खतरनाक दर पर चिंता व्यक्त करते हुए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रेलवे पर अपनी सरकार से सलाह किए बिना प्रवासियों को भेजने का आरोप लगाया और इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग की। सीएम ने यह भी सवाल किया कि क्या अगर देश में अत्यधिक संक्रमित क्षेत्रों में से प्रवासी श्रमिक के अचानक आने के कारण बंगाल बड़े पैमाने पर कोविड संक्रमण का गवाह बनना शुरू कर देता है तो केंद्र को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मुझे पता चला कि मंगलवार को प्रवासियों को मुंबई ले जाने के लिए 36 ट्रेनें रवाना होने वाली थी। मुझे इसकी जानकारी नहीं दी गई। सीएम ने यह भी बताया कि इस बात की संभावना है कि बंगाल लौटने वाले प्रवासियों में से कई कोविड-19 से पहले से ही संक्रमित हो चुके हैं। बुधवार को ममता ने घोषणा की कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और चेन्नई से आने वाले प्रवासियों के लिए संस्थागत संगरोध अनिवार्य होगा। रिटर्न से निपटने के लिए हर जिले में टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। चूंकि बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 जून तक स्कूल नहीं खुलेंगे, इसलिए हम इमारतों का उपयोग राज्य आधारित संगरोध केंद्र स्थापित करने के लिए करेंगे। अहमदाबाद से गुवाहाटी जाने वाली स्पाइसजेट की उड़ानों में 2 यात्री कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण कर रहे हैं। सोमवार को दिल्ली के रास्ते अहमदाबाद से गुवाहाटी जाने वाले 2 स्पाइसजेट यात्रियों ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। एयरलाइन ने बुधवार को कहा। 2 महीने के अंतराल के बाद भारत ने सोमवार से अपनी घरेलू यात्री उड़ानों को फिर से शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्रा जारी रहेगी। देश में निलंबित कर दिया गया है। 25 मई को अहमदाबाद से गुवाहाटी से स्पाइसजेट की यात्रा करने वाले 2 यात्रियों ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा कि यात्रियों ने SG8194 अहमदाबाद दिल्ली और SG8152 दिल्ली गुवाहाटी की यात्रा की थी। लैंडिंग के बाद गुवाहाटी में कोविड परीक्षण किए गए थे और यात्रियों को छोड़ दिया गया था। परीक्षण रिपोर्टें 27 मई को आई। ऑपरेटिंग क्रू को अलग कर दिया गया और स्पाइसजेट ने उन अन्य यात्रियों को सूचित करने में सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय किया है जिन्होंने उनके साथ यात्रा की थी। एयरलाइन ने कहा 25 मार्च से 24 मई तक भारत में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों को निलंबित कर दिया गया था। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए मंगलवार को इंडिगो ने कहा था कि 25 मई की शाम को चेन्नई से कोयम्बटूर के लिए 6E381 पर यात्रा करने वाले एक यात्री ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। एयर इंडिया के कर्मचारी यूनियनों ने ध्वजवाहक के लिए 50,000 रुपये के वित्तीय पैकेज की मांग की। एयर इंडिया के कर्मचारियों और कर्मचारी यूनियनों के एक संयुक्त मंच ने राष्ट्रीय वाहक के लिए सरकार से 50,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मांग की है, जिसमें कहा गया है कि एयरलाइन देश के लिए एक आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र संयुक्त मंच ने कहा, एयर इंडिया देश के लिए एक आवश्यकता है, विशेष रूप से संकटों के समय में, और एक वित्तीय पैकेज न केवल ध्वजवाहक को बल्कि संपूर्ण विमानन क्षेत्र और अर्थव्यवस्था को भी मदद करेगा। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने 20 लाख रुपए की घोषणा की। कोरोना वायरस महामारी के संकट के बीच अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए उपायों के अनुसार करोड़ों पैकेज, जिन्होंने प्रमुख क्षेत्रों में सरकार की पूर्व की घोषणाओं को संयोजित किया है। मौजूदा वित्त वर्ष में संकट के प्रभाव के कारण हमने उद्योग और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज के लिए धन्यवाद दिया। भारत ने 24 घंटे में 194 मौतों का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि 4,531 है। कोरोना वायरस टैली 1.58 लाख का आंकड़ा पार करता है। भारत में कोरोना वायरस लॉकडाउन दिवस 65 के रूप में प्रवेश किया। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कुल 6,566 नए मामले और 194 नई मौतें हुई। कोविड-19 की भारत की कुल संख्या अब 1,58,333 हो गई है। ये 24 घंटे में होने वाली मौतों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। यह 5 मई को था, जब भारत ने एक दिन में 195 मौतें दर्ज की थीं। सक्रिय मामले हैं और 4,531 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि कुल 66,691 लोगों ने रिकवरी दर को 42.75% तक ले लिया है। बुधवार को मौतों की दर 2.86% रही, जो बुधवार को 2.85% थी।
स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि भारत में प्रतिदिन 6000 से अधिक मामलों को पठार बना रहता है। बुधवार को मुंबई में कोविड-19 में सबसे अधिक 105 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 32 की मौत हुई, जिसमें कुल घातक संख्या 1897 है। बिहार 3061 और उत्तर प्रदेश 6951 में इन दिन राज्यों में शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण पलायन के कारण संक्रमण देखा जा रहा है। ICMR के अनुसार अब तक कुल 33,62,136 नमूनों का परीक्षण किया गया है और एक दिन में 19,976 नमूने। गोवा पहुंचने वाले लोगों के लिए कोई स्वैच्छिक संगरोध विकल्प नहीं, सीएम। गोवा सरकार ने बुधवार को 14 दिनों के लिए स्वैच्छिक होम संगरोध के विकल्प के साथ रेल, सड़क और हवाई मार्गों के माध्यम से राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए अपने मानक संचालन प्रक्रिया SOP को बदल दिया। पिछली शर्तों जैसे या तो एक कोरोना नकारात्मक प्रमाण पत्र ले जाना या गोवा में आने के बाद परीक्षण किया जाना हालांकि अपरिवर्तित रहा। रेल, सड़क और वायु के माध्यम से गोवा में प्रवेश करने वाले लोगों को एक कोविड-19 प्रमाण पत्र ले जाना होगा या संक्रमण के लिए उनके आगमन के बाद खुद का परीक्षण करना होगा। स्वैच्छिक होम संगरोध का विकल्प 14 दिनों की अवधि को बुधवार से दूर किया गया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं से कहा, गोवा में विपक्षी दलों ने निगरानी मुद्दों का हवाला देते हुए स्वैच्छिक होम संगरोध विकल्प पर आपत्ति जताई थी। सीएम ने स्वैच्छिक का विकल्प कहा होम क्वारंटाइन को नए आगमन के लिए दिया गया था, यह देखते हुए कि राज्य की नमूना परीक्षण क्षमता 24 घंटों में लगभग 1000 नमूनों की है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।